कि इस मदरसे के अंदर बम बनाया जा रहा था, जो बनाते बनाते फट गया और मौलवी की मौत हो गई, और 2 बच्चे जो साथ में उस मदरसे में उसके साथ थे वो अभी पटना। रिपीट कर रहा हूँ, टीएमसी का एक लीडर कह रहा है कि तालिबान में भी ऐसी सजा दी जाती है, तुमको भी ऐसी दी जाएगी। एक दूसरा लीडर कह रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कन्वर्ट करो, खुलेआम बोल रहा है। और तीसरा बोल रहा है कि मुसलमान क्या सिर्फ बम बनाने के लिए हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं तब से देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़ा अजीब सा है, विचित्र है, सुनने में बड़ा विचित्र लगता है। पहला बयान आया था कलकत्ता से, जहां पर कलकत्ता के मेयर ने बोला था कि जितने भी लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, सबको दावत पर बुला करके, कुछ ऐसा उन्होंने बताया और खुलेआम बोला मंच से कि कन्वर्जन की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ समय के बाद अरशद मदनी का बयान आया कि 2024 का जो मैंडेट है मुसलमानों का, ये बीजेपी से एक बदला है। आप एक बात बताइए, इस देश में क्या अब हम उस स्तर पे आ गए हैं जहां बदले की राजनीति होगी, या कोई वोट किसी को देगा तो ये कहेगा कि मैंने बदला लिया है, डेवलपमेंट वगैरह सब पीछे छोड़ करके बदले की बातें होंगी? ये अरशद मदनी कह रहे हैं, ये खुलेआम बकायदा इन्होंने कहा है। और ये कौन है इनके बारे में बताऊंगा मैं भी। इस पूरी घटनाक्रम का जो बैकग्राउंड है आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर मदरसा सिस्टम हमारे देश में कर क्या रहा है और इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बता रहा हूं कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, पहले आप रिजल्ट देखिए। तो इनका कहना था कि भाई ये बदला है। और उसके बाद बंगाल में एक के बाद एक किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं आपको भी पता है। बंगाल के एक नेता का, टीएमसी के नेता हैं, अच्छे खासे माइनॉरिटी के पहले मिनिस्टर रहे हैं, इनका कहना है बंगाल में अभी कि भाई एक बात बताइए, मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, इससे मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों को तो कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिल रही, कोई बड़ा पद नहीं मिल रहा, इन सब पे तो हिंदू बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी हिंदुओं को ऊपर बैठाई हुई हैं, वोट के लिए मुसलमानों से वोट ले लेती है। तो क्या मुसलमान सिर्फ बम बनाने के लिए बैठे हुए हैं? ऐसा इन्होंने कहा है। मतलब इनके इस कथन से ये बात सामने आ रही है कि टीएमसी बंगाल में क्या करवाती है। आप भी समझ रहे हैं इस बात को। इस बात से ममता बनर्जी टेंशन में है कि इस बयान से पीछे भी नहीं हट सकते और इसको एक तरीके से एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते। तो होगा ये कि कुछ समय के लिए इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, जिससे कि सब लोगों में ये रहे कि भाई इन्होंने गलत बयान दिया है और टीएमसी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बयान तो दिया है, बंगाल से दूसरा बड़ा बयान आया है। और बंगाल में एक बड़ी घटना जो पिछले दिनों चर्चा में बहुत रही है, आप सबने देखी होगी। उस घटना में जो एक व्यक्ति है, टीएमसी का लीडर है, वो एक महिला को पीट रहा था सरेआम, जैसे तालिबान आदमी को जेसीबी बोलते हैं वहां पर। वो जो इलाका है वो तालिबान के शासन में चलेगा। अब ये ना क्या चाह रहे हैं ये लोग, आखिर ये चल क्या रहा है? आप डॉट्स को कनेक्ट करना, अभी हम पहुंचेंगे कहां पे, ये बात कहां पहुंचेगी इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक मैं आपको किस्सा बताता हूं। एक लेडी थी, इसका नाम है या था आफिया सिद्दीकी। ध्यान से सुनना, ये एक साइंटिस्ट थी और एमआईटी से पढ़ी थी, दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी के मामले में। एमआईटी से पढ़ करके साइंटिस्ट बनी और उसके बाद इसको एक सजा हो गई जिसमें करीब 86 ईयर तक इसको सजा काटनी थी, जेल में रहना था। जेल में रहने के दौरान ये अपनी पूरी जिंदगी कुछ गिने चुने लोगों से ही मिली, 6, 7, 8 लोगों से ही मिली। और जिससे भी ये मिलती थी वो बाद में फिदायीन हमला करके अपनी जान दे देते थे। फिदायीन हमला का मतलब होता है अपनी जान दे करके विस्फोट करना। वो सब के सब करते थे। आप कहेंगे भाई ऐसा क्या था इस लेडी में, कोई जादू वादू था? जादू नहीं था, आइडियोलॉजी। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, सब कुछ है, ये पाकिस्तान की है, सब कुछ रिटर्न है, मिल जाएगा, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। इसका माइंड इस प्रकार का था कि जो भी इससे मिलता था उसका ब्रेन वॉश कर देती थी। और ये जिस स्कूल ऑफ थॉट में मानती थी वो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट था। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट। आप कहेंगे ये देवबंद क्या है, उस पर भी आ रहे हैं। जिन अरशद मदनी की मैं आपसे बात कर रहा था, ये देवबंद स्कूल से ही ताल्लुकात रखते हैं। और इस देश में एक मुसलमानों का बड़ा सेक्ट देवबंद स्कूल से डायरेक्ट ताल्लुकात रखता है। अब ये देवबंद स्कूल क्या है, मसला क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक रिपोर्ट पढ़वा देता हूं। एनसीपीसीआर एक कमीशन है हमारे देश में, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बच्चों के अधिकार को बचाने के लिए बनाया गया कमीशन है। इस कमीशन ने कुछ दिन पहले एक लेटर भेजा था सभी स्टेट्स के, जनरली ज़्यादातर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को, और उसमें बोला था
कि इस चीज का आप डेटा दें कि आपके यहाँ पर जितनी भी मदरसे हैं उनमें नॉन मुस्लिम्स कितने हैं। और इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि मदरसों में मुस्लिम्स के अलावा भी नॉन मुस्लिम्स को पढ़ाया जाता है और उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कह रहे हैं, चेयरमैन कह रहे हैं, जिनका नाम है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो ने साफ साफ कहा है कि मदरसे में कन्वर्जन का काम चल रहा है। मदरसों का उद्देश्य मुसलमानों को एजुकेशन देना है, वो मुसलमानों को दे। वहां पर नॉन मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं, इस पर रिपोर्ट मांगी है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ, हुआ क्या वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, और इसमें क्या हो रहा है कि जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों का, वो हनन हो रहा है। अब इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। हमारे देश में जो मदरसा सिस्टम है वो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहुंच चुका है जहां पर मुसलमान रहते हैं। मदरसा सिस्टम की शुरुआत अगर देखी जाए तो बहुत पहले हुई थी, 1690 के आसपास से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, इन सब क्षेत्र में 1690 में जो औरंगजेब था उसने पर्शिया से एक मौलाना स्कॉलर बुलाए थे, उनका नाम था मौलाना निजामुद्दीन। उनको लखनऊ में ठहराया, उनके लिए अच्छा खासा महल बनवाया, भवन बनवाया, और वहां रह करके उनसे कहा गया कि आप भाई एक सिलेबस तैयार करिए जिससे कि मदरसों में एजुकेशन दी जा सके। उन्होंने एक सिलेबस तैयार किया जो मदरसों में चलना था। उस सिलेबस को बोलते हैं ये लोग दर्स ए निज़ामी। ये वो सिलेबस है जो मदरसों में पढ़ाया जाता है। और आप हैरान होंगे कि आज भी जितने भी मदरसे हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में, वहां पर यही सिलेबस चल रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और देश के, हमारे देश के लगभग 90% मदरसों में आज भी ये पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2009 के बाद जब आरटीई आया था तो इस बात की सजा दे दी गई है, या इस बात को बैन कर दिया गया है कि कोई भी टीचर जो है बच्चे को मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता। लेकिन इनके सिलेबस में लिखा है कि कोई बेंचें हैं तो उनमें से 2 बेंचें खाली रखी जाती हैं, माना जाता है कि यहाँ पर जिन्नात आकर के बैठते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। आज भी उन मदरसों में किसी तरह का कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है। चलिए, 1690 में जब ये औरंगजेब ने बुलवाया था इनको, उसके बाद हमारे देश में मुसलमानों के जो स्थिरता है वो उतनी बनी नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज आते गए, अंग्रेजों ने मुसलमानों को डिस्टेबलाइज करना स्टार्ट कर दिया और मुसलमानों का हिसाब किताब गड़बड़ा गया था। फिर हमारे देश में करीब करीब 3 ऐसे मदरसा सेंटर्स निकल के आए जिन्होंने अपना अपना एक करिकुलम बनाया और जिन्होंने अपना एक तरीके से सिस्टम बनाया पूरा। इन सभी ने अपने अपने सिलेबस के हिसाब से अपना सिस्टम चलाया। और बाद में जब लगभग 1857 की क्रांति हुई हमारे देश में, 1857 की, फिर 1866 में देवबंद में एक मदरसा खोला गया और देवबंद में खोले गए मदरसे को एक विशेष नाम दिया गया, दारुल उल्म देवबंद मदरसा। और इसमें भी जो सिलेबस पढ़ाया जाने लगा वो उन तीनों मदरसों का ही एक बेसिक सिलेबस था जो सब जगह फॉलो हो रहा था, वही देवबंद में चलने लगा। देवबंद स्कूल या देवबंद का जो मदरसा है वो इस कदर प्रचलित हुआ कि ये अपनी विचारधारा से पूरे देश के मुसलमानों को प्रभावित करने लगा। फिर हमारे देश में लगभग 1920 के आसपास, आपको पता होगा, एक खलीफत आंदोलन चला था। खलीफत आंदोलन में खिलाफत की बात नहीं कर रहा, खलीफत, जिसमें इस बात की एक तरीके से आवाज उठी थी कि जो टर्की का खलीफा है वही मुसलमानों का खलीफा होगा। इस खलीफत आंदोलन को भारत में जो निर्देशित कर रहा था वो देवबंद मदरसा का स्कूल था। चलता रहा मामला, हमारे कई फ्रीडम फाइटर्स को भी ये मदरसा जो है गाइड करता रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और देवबंद का मदरसा वही मदरसा है जो हनफी स्कूल ऑफ इस्लाम को मानता है। इस्लाम में भी कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारी विचारधाराएं हैं, उनमें से एक है आपकी हनफी स्कूल। इसे हनफी या हनाफी क्या बोलते हैं पता नहीं, हनफी स्कूल है। और आप हैरान होंगे
जिस हनफी स्कूल का देवबंद है, जिस सेक्ट को वो फॉलो करता है, उसी देवबंद या हनफी सेक्ट को फॉलो करता है तालिबान। तालिबान हनफी विचारधारा को ही मानता है और तालिबान ये मानते हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो देवबंद स्कूल की है। और इसी देवबंद स्कूल के लोग हैं जो आज देश में कई मुसलमानों को निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जहां सऊदी अरेबिया खुद को मॉडर्न कर रहा है, टर्की खुद को मॉडर्न कर रहा है, ताजिकिस्तान खुद को मॉडर्न कर रहा है, यूएई खुद को मॉडर्न कर रहा है, इजराइल से भी संबंध रख रहा है, वहीं हमारे देश में आज मुसलमानों में 72 से भी ज़्यादा जातियां पाई जाती हैं और हर जातियों को मैनिपुलेट करना, घुमाना फिराना मानसिक तौर पर बहुत आसान है। जी, ये खेल चल रहा है, आप समझ रहे हैं। जिस लेडी की मैंने आपसे बात करी आफिया सिद्दीकी की, वो भी देवबंद से। जिस व्यक्ति की मैंने आपसे बात करी जिसने ये कहा है कि हमने बीजेपी से बदला लिया है, वो भी देवबंद से। जिस तालिबान की मैंने बात करी वो भी उसी थॉट को फॉलो कर रहा है। और जिस एनसीपीसीआर की मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बोल रहा हूं, और ये जितनी बातें बता रहा हूं सब एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में लिखा है, आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर के। एनसीपीसीआर का भी कहना यह है कि देवबंद जो स्कूल ऑफ थॉट है वो मदरसों के जरिए कन्वर्जन के काम भी चला रहा है। जी, अब आप कहेंगे ठीक है, तो इसमें और क्या, कुछ नई बात क्या है? नई बात यह है कि हमारे देश में एक कमेटी बनी थी, मनमोहन सिंह जी ने बनवाई थी, उसे सच्चर कमेटी कहते हैं। माइनॉरिटीज के भले के लिए बनवाई गई थी। सच्चर कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में बताया कि मुसलमानों का भला कैसे होगा। उस रिपोर्ट में मदरसों की भी बात करी गई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 4% मुसलमानों के बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं। आपको लगेगा इट्स नॉट टू बिग, नहीं, नीचे स्टार मार करके लिखा था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसमें लिखा था कि ये जो डेटा है ये 7 से 9 साल के बच्चों का ही है, जिनकी उम्र 7 साल से 9 साल के बीच है। इस तरह से तो मैनिपुलेट किया जाता है। इसमें साफ साफ लिखा था, और इसमें यह भी लिखा था कि हमने ये जो डेटाबेस कलेक्ट किया है ये किया है यूडाइस से। अब आप कहेंगे यूडाइस क्या है? यूडाइस एक स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। हमारे देश में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी जगह पढ़ रहे हो, उन सबका जो डेटाबेस है सरकार के पास रहता है। वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर कह लीजिए या एक उनकी व्यवस्था कह लीजिए, मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें रखा जाता है। इसे यूडाइस कहते हैं। इस यूडाइस में जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उस बच्चों में से 7 से 9 साल के बच्चों में सिर्फ 4% के जो मुसलमान के मदरसे में पढ़ते हैं, ऐसा सच्चर कमेटी कह रही है। अब हम आपको चलो इसी की बात को सच मान के आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो जो बच्चों की, अगर आप मुसलमानों के बच्चे देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो मुसलमानों के बच्चों की संख्या आती है 3,80,00,000। और इनके आंकड़े के अनुसार देखें तो मुसलमानों के बच्चे जो अभी तक रजिस्टर्ड वे में पढ़ रहे हैं, जो नज़र में हैं किसी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से, वो 2,70,00,000 हैं। तो वो 1,10,00,000 बच्चे कहाँ हैं जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है? वो मदरसों में है। जी, और इन्हीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे देश में मदरसे तो ज़्यादा है ही नहीं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, देखिए। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में अभी 38,000 मदरसे हैं, जिनमें से 28,000 रिकॉग्नाइज्ड हैं, 10,000 अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। ऐसा माइनॉरिटी की जो मिनिस्ट्री है वो बता रही है, लेकिन ये डेटा गलत है। ये सच्चर कमेटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया डेटा है। जो एनसीपीसीआर है उसके अनुसार जो 3-3 एक्ट को भी देख रहा है, 3-3 एक्ट का मतलब जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, उसके तहत बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही वो भी देख रहा है। वो पॉक्सको भी देखता है, बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, और जुवेनाइल के रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनको भी देखता है। तो इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए जो कमीशन बनाया गया है, वो कमीशन सब पे नजर रखते हुए बोल रहा है कि ये जो 1,10,00,000 बच्चे हैं जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। और एक आकलन के अनुसार हमारे देश में टोटल 70 से 80,000 मदरसे हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। जो यूडाइस में दिखाया गया है ये उन्हीं बच्चों का डेटाबेस है जो या तो रजिस्टर्ड मदरसों में है या ऐसे मदरसों में है जो कभी सरकार के पास गए थे रजिस्टर होने के लिए, सरकार उनके पास रजिस्टर होने के लिए आई थी लेकिन रजिस्टर नहीं हुए। और तीसरे भी एक मदरसे हैं जो कभी रजिस्टर होने के लिए गए ही नहीं, ना सरकार उनके पास आई कि हम आपको रजिस्टर कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मदरसों का कॉन्सेप्ट आया था विशेष तौर पर 1866 में, 1866 में, उस वक्त मदरसों में ये बोला गया था कि हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे, हम
जितने भी गरीब से गरीब मुसलमान हैं सबसे पैसा लेकर के ही इन मदरसों को चलाएंगे, न सरकार से पैसा लेंगे, न सरकार से कोई मदद लेंगे, न सरकार से हमें कोई लेना देना है, ऐसा इन्होंने कहा था। उसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए हमारे देश में आज अनरिकॉग्नाइज्ड अगर मदरसों की बात करी जाए तो करीब करीब 70 से 80 हजार हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रियंक कानून को कह रहे हैं जो एनसीपीसीआर के चेयरमैन है। और उन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है आप भी देख लीजिए। एक औसत मदरसे की अगर आप एवरेज दिन देखेंगे कैसा पूरा उनका दिन गुजरता है, तो उन्हें 3:30 बजे जगा दिया जाता है बच्चों को, फिर वो नमाज पढ़ते हैं, फिर वो अपनी कुरान की तालीम लेते हैं मदरसे में बैठ करके, उसके बाद वो अपना खाना वाना खा के आराम करते हैं, दोपहर में सोते हैं, फिर 4 बजे के बाद से फिर से यही शेड्यूल चलता है जो रात को 9:30 तक नमाज पढ़ने के बाद में ख़त्म होता है, फिर ये सोने चले जाते हैं। इन बच्चों को लंबे समय से यही पढ़ाया जा रहा है कि आपको अपने ईमान के लिए लड़ना है, आपको अपने ईमान पर काम करना है। और इन्हीं देवबंद से समय समय पर आवाज आती रही है कि हमको गजवा ए हिंद के लिए आगे बढ़ना है। गजवा ए हिंद का मतलब है आज़ादी तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक पूरा हिंदुस्तान मुसलमान कंट्री में कन्वर्ट ना हो जाए। ये आवाज भी वहीं से आती। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन हर चीज का तथ्य आपके सामने है, हर चीज के रिपोर्ट आपके सामने है। टीएमसी के लीडर के आप बयान दे रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टीएमसी का एक लीडर कह रहा है कि तालिबान में भी ऐसी सजा दी जाती है, तुमको भी ऐसी दी जाएगी। एक दूसरा लीडर कह रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कन्वर्ट करो, खुलेआम बोल रहा है। और तीसरा बोल रहा है कि मुसलमान क्या सिर्फ बम बनाने के लिए हैं। और उधर अरशद मदनी कह रहे हैं कि बीजेपी से बदला ले लिया। आप जानिए इस देश में किस तरह की विचारधारा प्रिवेल कर रही है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नमस्कार।